Hello people, this is Tanu Sharma and we are continuing the compiler design series. So in this video, we would be covering the phases of compiler. So let's get started. Now basically there are 6 types, or you can say 6 phases of compiler. वॉट डू यू मीन बाय बेसिकली द फेजेस ऑफ कंपाइलर. फेजेस ऑफ कंपाइलर का मतलब क्या होता है? देखो, कंपाइलर क्या होता है, ये एक तरह का एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. अब जब ये काम करता है कन्वर्जन का, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट करता है तो वो बहुत सारे फेजेस में जाता है. सबसे पहले हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस, ये फर्स्ट फेज़ होता है. सेकंड फेज़ सिंटेक्स एनालिसिस होता है. थर्ड फेज़ सिमेंटिक एनालिसिस. फोर्थ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. फिफ्थ इज कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्स्थ इज टारगेट कोड जनरेशन. सो दीज आर द वेरियस सेवरल फेजेस जो कि कंपाइलर अंडरगो करता है जब वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. और ये सिंबल टेबल जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको यूज़ करता है और एक एरर हैंडलिंग के मैकेनिज्म को यूज़ करता है. तो अब हम एक एक करके सारे जो फेजेस हैं उनको अंडरगो करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंपाइलर क्या होता है. कंपाइलर को हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं. that a compiler is a software program that converts high level source code written in a programming language into low level machine code that can be executed by computer hardware. तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है हमारा हाई लेवल सोर्स कोड. जो हमारा सोर्स कोड होता है जिसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है लो लेवल मशीन कोड में, और उस कोड को जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर समझ सकता है. सो जो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड involves several phases or stages which are known as the phases of compiler. तो ये जो प्रोसेस होती है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की, वो बहुत सारे फेजेस या स्टेजेस को इन्वॉल्व करती है और उन्हीं को ही हम फेजेस ऑफ कंपाइलर बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस. सी, the first step in a compiler is called lexical analysis or scanning. This step reads the source code and breaks it down into small parts called tokens. जो फर्स्ट स्टेप होता है एक कंपाइलर में उसको हम लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं या फिर उसको सिंपली स्कैनिंग बोलते हैं. और इस स्टेप में क्या होता है कि जो कंपाइलर होता है वो हमारे सोर्स कोड को सबसे पहले रीड करता है और उसको स्मॉल पार्ट्स में वो ब्रेक कर देता है, और उन स्मॉल पार्ट्स को हम टोकन्स बोलते हैं. टोकन्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए. ओके, बेसिकली सो नाउ द टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दीज टोकन्स आर देन सेंड टू द नेक्स्ट स्टेप. अब टोकन्स कुछ नहीं होते, ये एक तरह से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. आप टोकन समझ लीजिए बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं. एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ अ टोकन. ओके, सो दीज टोकन्स आर देन सेंड टू द नेक्स्ट स्टेप. और फिर जब ये टोकन्स में हमारा सोर्स कोड ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद इनको नेक्स्ट स्टेप में भेज दिया जाता है. अब इस स्टेप में क्या होता है, कंपाइलर लेक्सिकल एरर्स को भी रिमूव करता है. लेक्सिकल एरर्स आर नथिंग बट लाइक एररनियस कैरेक्टर्स. एररनियस कैरेक्टर्स का मतलब वो कैरेक्टर जो कि एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो ये लेक्सिकल एरर्स को रिमूव करता है, कमेंट्स को रिमूव करता है और वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है कंपाइलर in this phase. Hope you understood. So now the second phase is syntax analysis. Okay, so the second step is syntax analysis, also known as parsing. Second step को हम parsing भी बोलते हैं. Here the compiler checks if the token follows the rules और grammar of the programming language. इसमें क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो चेक करता है कि जो हमारे टोकन्स प्रोड्यूस हो रहे थे फर्स्ट फेज में से वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. यहाँ पे रूल्स का मतलब है ग्रामर. डिफरेंट टाइप्स की ग्रामर होती है, एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस, कॉन्टेक्स्ट फ्री. ये आगे हम सब पढ़ेंगे. ओके, नाउ द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप इज यूजुअली अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, AST. अब इसका जो रिजल्ट होता है
इस स्टेप का वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बोलते हैं. ओके, now it takes all the token one by one and uses context free grammar to construct the parse tree. अब ये क्या करता है, ये tokens को लेता है और उसके बाद ये और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लेके ये एक पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करता है. और जो पार्स ट्री होता है उसी को ही हम डेरिवेशन ट्री भी बोलते हैं. नाउ syntax error can be detected at this level if the input is not in accordance with the grammar. इसका क्या मतलब है कि इस लेवल पे हम सिंटेक्स एरर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारा इनपुट जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं है. अगर उसके मतलब जो सिंटेक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगा. ओके, द थर्ड वन इज सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है कि हमें सिंटेक्स एनालिसिस से पार्स ट्री मिल रहा था, तो सिमेंटिक एनालिसिस उस पार्स ट्री को वेरीफाई करेगा. ओके, इट वेरीफाइज द पार्स ट्री वेदर इट इज़ मीनिंगफुल और नॉट, कि ये मीनिंगफुल है या नहीं है. उसके बाद इट फर्दर प्रोड्यूसेस अ वेरीफाइड पार्स ट्री. पहले इसने पार्स ट्री को चेक करा कि वो मीनिंगफुल है या नहीं. अगर नहीं है तो वो वेरीफाइड पार्स ट्री को जनरेट करेगा. ओके, अब it ensures that the code follows the language rules like using the correct type of data and checking for errors like undeclared variables. इसके अलावा ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो हमने कोड लिखा है वो कुछ लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करे, जैसे कि करेक्ट टाइप का डेटा जो है वो यूज़ करा जाना चाहिए, एरर्स को चेक करना चाहिए, जैसे कि ऐसा ना हो कि कुछ वेरिएबल्स अनडिक्लेयर्ड रह जाएं. तो इन्हीं को ही हम बोलते हैं कि टाइप चेकिंग को वो देखेगा, लेबल चेकिंग देखेगा या फ्लो कंट्रोल चेकिंग देखेगा. सो दिस वॉज अबाउट सिमेंटिक एनालिसिस. Coming towards the fourth phase, which is intermediate code generation. Now, in this step, the compiler creates a version of the code that is easier to translate into machine code later on and hence known as intermediate code. इस स्टेप में क्या होता है कि कंपाइलर ना हमारे कोड का एक वर्जन क्रिएट करता है जिसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करना इजी होता है बाद में, और इसी जो वर्जन क्रिएट करा है उसने कोड का, उसी वर्जन को हम इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं. अब देयर आर मेनी पॉपुलर इंटरमीडिएट कोड, फॉर एग्जांपल 3 एड्रेस कोड. बहुत तरीके के इंटरमीडिएट कोड है. वन ऑफ द पॉपुलर इंटरमीडिएट कोड इज एन 3 एड्रेस कोड. ओके, व्हाट इज 3 एड्रेस कोड वी विल सी लेटर इन upcoming videos. Okay, now intermediate code is converted to machine language using last 2 phases which are platform dependent. अब intermediate code को हम machine language में convert करते हैं लास्ट 2 phases को यूज़ करके, that is code optimization and target code generation, and these 2 are platform dependent. Okay, now what is optimization or code optimization? See, in this step, the compiler improves the intermediate code to make final machine code run faster or use less memory. इस स्टेप में क्या होता है कि 4th स्टेप से हमें एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होके मिल गया. अब कंपाइलर उस इंटरमीडिएट कोड को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा जिससे कि जो हमारा फाइनल हमें मशीन कोड मिलेगा वो ज़्यादा फास्टर रन करे और मेमोरी भी कम यूज़ करे. ओके, सो द मीनिंग ऑफ द कोड बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इट्स नॉट ऑल्टर्ड. अब ऐसा नहीं कि कंपाइलर ने उस इंटरमीडिएट कोड को इम्प्रूव करके उसकी मीनिंग ही चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता. उसकी मीनिंग सेम रहती है, वो ऑल्टर्ड नहीं होती है. अब ऑप्टिमाइजेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट. ऑप्टिमाइजेशन 2 तरीके की हो सकती है, चाहे वो मशीन डिपेंडेंट हो चाहे वो मशीन इंडिपेंडेंट हो. नाउ द लास्ट फेज इज टारगेट कोड जनरेशन और सिंपली कोड जनरेशन. So in this final step, the compiler takes the optimized intermediate code and turns it into the machine code that the computer hardware can execute. इस स्टेप में कुछ नहीं करता, बस कंपाइलर हमारा ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड को लेगा और उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, एंड जिससे कि कंप्यूटर हार्डवेयर उसको ईजिली एग्जीक्यूट कर पाए. सो these 6 are the different phases of compiler. Now let's cover symbol table. So what is basically a symbol table? Symbol table होती क्या है? So it is a data structure being used and maintained by the compiler consisting of all the identifiers name along with their types. तो symbol table basically एक data structure होती है जो कि compiler
मेंटेन करता है उसको और उसको यूज़ करता है। और ये क्या करती है, ये कंसिस्ट करती है हमारे डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होते हैं, उन आइडेंटिफायर के नेम को कंसिस्ट करेगी और उनके साथ उनका टाइप क्या है, तो ये सिंबल टेबल स्टोर करती है उसके अंदर। नाउ इट हेल्प्स द कंपाइलर टू फंक्शन स्मूथली बाय फाइंडिंग द आइडेंटिफायर्स क्विकली। अब क्योंकि सिंबल टेबल ने स्टोर करके रख रखे हैं डिफरेंट आइडेंटिफायर के नेम्स, उनके साथ उनके टाइप्स, तो ये कंपाइलर को हेल्प करती है कि वो स्मूथली फंक्शन करे। कैसे कि वो आइडेंटिफायर्स को क्विकली फाइंड करके कंपाइलर को दे सकती है जब भी कंपाइलर उसको डिमांड करेगा। सो दिस इज़ अबाउट सिंबल टेबल। एरर हैंडलिंग क्या होती है वो देखते हैं। एरर हैंडलिंग इन अ कंपाइलर इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग एरर्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। एरर हैंडलिंग कंपाइलर में क्या होती है कि ये इन्वॉल्व करती है डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग एरर्स, कि ये एरर्स को डिटेक्ट करता है पहले तो, और उसके बाद वो उसको रिपोर्ट करता है कंपाइलेशन के डिफरेंट फेजेस में। ओके, इन ऑल फेजेस गुड एरर हैंडलिंग नॉट ओनली डिटेक्ट मिस्टेक्स बट ऑल्सो provides helpful feedback to the programmer, making it easier to correct errors। अब क्या होता है कि सभी फेजेस में जो अच्छी एरर हैंडलिंग होती है वो ना सिर्फ मिस्टेक्स को डिटेक्ट करती है बल्कि वो उनको प्रोवाइड करती है कि वो प्रोग्रामर को एक अच्छा फीडबैक दे, जिससे कि एरर्स जो हैं वो जल्दी से और अच्छे तरीके से करेक्ट हो सकें। सो दिस इज़ अबाउट एरर हैंडलिंग। So I hope you understood the video, and if you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel and share as much as you can. Thanks for watching. Follow for more.